गायब ही हो गई। हिंदुस्तान में कई बड़ी और आजाद रियासतें थीं, ज्यादातर जिन पर मुसलमान शासकों का राज था। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात। दक्षिण में बहमनी सल्तनत थी और एक शक्तिशाली हिंदू राज्य विजयनगर। फिर गुजरात सल्तनत के उत्तर में था राजस्थान, जहां कई छोटे छोटे राजपूत ठिकाने थे, और एक बड़ा राज्य चित्तौड़ यानी मेवाड़, जो इन सबसे अहम था। 16वीं सदी की शुरुआत तक लोधी वंश ने फिर से दिल्ली सल्तनत को एक ताकतवर राज्य बना लिया था। जौनपुर को नष्ट कर दिया गया और कई राजपूत ठिकानों के शासक दिल्ली के अधीन हो गए, मगर मेवाड़ और मारवाड़ ने डटकर अपनी आजादी कायम रखी। चित्तौड़ नरेश राणा कुंभा बड़े गुणवान राजा थे। राणा कुंभा के बाद गद्दी संभाली रायमल ने। उनके 3 बेटे हुए, पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह, जो राणा सांगा कहलाए। चित्तौड़ की गद्दी का वारिस कौन बने, ये बात रायमल जीते जी तय करना चाहते थे। तभी उनके छोटे भाई सूरजमल ने सलाह दी कि इस बात को देवी वाणी पर छोड़ दो। अरे खम्मा देवी, जय माता जी की। आप तो जाड़ू ही हो माँ। जाड़ू रात से हसन वाले योग्यवती मिल गया। आप तो बस मेरे को नाम बताओ और कृपा करो देवी माँ। राजा कौन बनेगा? इन मंदिर में सबसे पहलू कौन आयो? मैं आयो। इन्हें बाद मैं आयो। मैं तो सबसे पाछे आया हाँ माँ। इन्हें बाद भी थे, बागरी खाल पे बैठे हो तो इनमें क्या हो गया? बागरी खाल पर बैठने वाला राजा होगा। यहाँ तो मुरझता है। मैं राजा बनूंगा। क्या भविष्य जानना चाहता था? मैं बता दियो। इन्हें आप भाग्य मन स्वीकार करो। अगर मैं इस खाल पे बैठे हो तो? और भाई जी, आप ही खाल पर बैठे तो नहीं, हमारा से भूल हो गई और भूल तो सुधारी जा सके। इन खाल पे बैठने का अधिकार मारो है। भाई जी, आप ना अवसर मिलो हो पृथ्वीराज से देवी माता की बात नहीं बदल सको। जब तक संग्राम सिंह जीव तो है, मैं इन्हें जीव तो ही नहीं छोड़ूंगा। मैं इन्हें जीव तो नहीं छोड़ूंगा। मैं इन्हें टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। मैं राजा बनूंगा। मैं बनूंगा राजा। पृथ्वीराज, तू अपने भाई पे हाथ उठा के बहुत बड़ा पाप कियो है। महाराज ने पता लगेगा तो क्या होगा पृथ्वीराज? जब पृथ्वीराज के आक्रमण की खबर रायमल ने सुनी तो क्रोधित होकर पृथ्वीराज को देश निकाला दिया। राणा सांगा भी गायब हो गए थे, उनका कोई अता पता नहीं चला। तभी रायमल ने तीसरे बेटे सीधे साधे जयमल को राजा बनाया। मेवाड़ की किस्मत चारों तरफ से खतरों है। मालवा, गुजरात, दिल्ली की हुकूमत, मेवाड़ की तरक्की का सब रास्ता बंद कर रखा है। मालवा ने गुजरात लोधी के इशारों पर नाच रहा है और मैं राजपूता का उस समय दिल्ली में लोधी वंश का राज था। 1491 ईस्वी में उत्तरी सूबे के अफगान सूबेदार बहलोल लोधी दिल्ली के सुल्तान बन गए थे। कुछ दिन में लोधी अफगान अपने कबायली रीति रिवाज भूलकर सामंती धर्म धर्म अपनाने लगे।
बहलोल और उसके बेटे सिकंदर ने अफगान मलिकों को जागीरें अता करके और उन्हें कुछ हद तक आजादी देकर खुश रखा। मगर सिकंदर का बेटा इब्राहिम बड़ा मगरूर था और उसे अपने पुराने अमीरों पर जरा भी भरोसा नहीं था। हमारा कमजोर भाई जलाल खान कहाँ है? या बुआ, उसे हमारे सामने पेश क्यों नहीं करते? आका, आपने उनका नजराना ठुकरा दिया, इसलिए शहजादा जलाल ग्वालियर की तरफ भाग गए और भर उसे पकड़ने के लिए आजम हुमायूं ने किले पर चढ़ाई की, पर वो नाअहल उस गद्दार जलाल को पकड़ तक नहीं पाया। खान, खलबली में शहजादा जलाल न जाने कहाँ फरार हो गए। उम्र के साथ सर के बाल भी उड़ गए और अक्ल पर भी ओले पड़ गए। आका, बकवास मत करो, तुम जरूर हमसे कुछ छिपा रहे हो। मैं खामोश। मलिक कक्कर, तुम बताओ कहाँ छिपाए वो पाजी? झांसी के किले में बेड़ी बंद है जिल्ले सुबहानी। क्या? शहजादा जलाल ग्वालियर से निकलकर मालवे की तरफ जा रहा था, पर कौन कबीले के सरदार ने उसे रास्ते में ही धर लिया और हमारे सुपुर्द कर दिया। देखा नहीं अब हुआ? इस सल्तनत के कुछ अमीर अब भी हमारे वफादार हैं। आका मेरी मानिए और शहजादे को माफ कर दीजिए, वो आपका छोटा भाई है, नादानी कर बैठा है। मगर देखा कैसे माफी की भीख मांग रहा है। पोल खुल गई तो लगा गड़गड़ाने। ये एक साजिश थी। आका मैंने कोई साजिश नहीं की, झूठ बोलता है। मरहूम सुल्तान की मौत के बाद तूने और तेरे गुलामा के दोस्तों ने सल्तनत के बंटवारे की बात नहीं की थी। सल्तनत में सुल्तान एक ही हो सकता है। तुम हमेशा पालतू तोते की तरह रटाया हुआ सबक उगल देते हो माकन, पर हम अफगानों में बाप की मौत के बाद इलाका भाइयों में बंटता है। अल्लाह के सामने सारे कबीले हमेशा बराबर रहे हैं और यही हमारी रिवायत है। जमाना बदल गया है मियां बुआ, कबीलों में इख्तियार का हक सिर्फ लोधियों का है, बाकी सब कबीले हमारे गुलाम हैं। लोधियों की खिदमत फर्ज है उनका। सुल्तान के सामने कबीलों की कोई वक़्त नहीं, लेकिन कबीलों के सरदार ये कभी राजी नहीं होंगे। जबान को लगाम दे मरदूद, तुझ जैसे एहसान फरामोश की वजह से अफगान कबीलों में जहर फैल रहा है। कौन कहता है ये? मियां बुआ, माकन एक पालतू तोता है, यही कह रही थे ना? अब ये तोता तुम्हारे सिर चढ़ के बोलेगा। अब कहो भी लगे लंतरानियां हाथ में। पंजाब के सूबेदार को आपने कुछ खत नहीं लिखे थे? अपने दोस्त अहबाब से खतों किताबत करना कोई गुनाह है क्या? अच्छा, सुल्तान को सनकी और ताकत का पागल कहना कोई गुनाह नहीं? दौलत खां को बगावत के लिए भड़काना कोई गुनाह नहीं? आका सिकंदर सुल्तान मरहूम ने इस नाचीज और दौलत खां को शफकत से नवाजा था। हम दोनों आपके सच्चे वफादार हैं आका। अच्छा, इसीलिए वो आज दरबार में नहीं आया। वफादारी जताने के लिए अपने पाजी बेटे दिलावर खां को भेज दिया। अगर वो वफादार है तो खुद आने से क्यों कतराता है? मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब थी, वो तो फिर भी आने की जिद कर रहे थे, लेकिन हकीमों ने आने नहीं दिया हमें। हम उनकी बीमारी की वजह अच्छी तरह जानते हैं। डर के मारे टट्टी छूट गई होगी साले की। अगर पोल खुल गया तो क्या हश्र होगा? तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया है कि गद्दारों को क्या सजा होती है। तुमने अपनी आंखों से देखा है ना? जी हुजूर। तो जाकर बताना अपने बाप को और मियां बुआ के बुरे अंजाम की खबर भी देना। तेरा खेल अब खत्म हो गया बच्चात। डाल दो तहखाने में, चढ़े दो इसे। इब्राहिम तुम ये गलत रास्ता अख्तियार कर रहे हो। इस तरह तुम अपने बाप के किए कराए पर पानी फेंकोगे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इब्राहिम, हुजूर मुझे इजाजत दें, अभी से कहाँ जाने लगे? बताओ इन्हें क्या करना है? सुल्तान ने मेवाड़ के राणा सांगा को सबक सिखाने का फैसला किया है। हुक्म दे तो इसी दम में फौज समेत कुछ। कहीं सुल्तान आपको भी नजर न कर दे। मैं राणा सांगा की फौज में शामिल होने जा रहा हूँ और तुम लाहौर पहुंचते ही दौलत खान को यहाँ के हालात से आगाह करो। जरूर। मियां हुसैन राणा सांगा की फौज में जा मिला। नतीजा ये हुआ कि इब्राहिम की फौज को राजपूतों ने खदेड़ भगाया। अपनी काबिलियत साबित करके मियां हुसैन फिर से इब्राहिम लोधी के पास लौट आया। इस लड़ाई में राणा सांगा का एक हाथ और एक पैर बेकार हो गए। इस अवस्था का फायदा उठाकर उन्होंने
भाई लोगों, एक तारो फल आपरे सामने है। इब्राहिम लोधी की फौज ने हराबा के बाद ही माने संतोष नहीं करना है। इन बात से मैं काबुल में बादशाह बाबर के पास संधि प्रस्ताव भेजो है। और राणा जी, लोग कहते हैं कि उनकी नजर पूरे हिंदुस्तान पे अरे हालत में उन्हें निमंत्रण देने का बुद्धिमत्ता हो गई। अज्जा जी, आपने अब भूल नहीं चाहे कि वह एक मुगल है और हमारी रुचि बस लूट मार में है। माने लूट मार को माल ले जान दो, माने तो बस दिल्ली ना आगरा चाहे बस। पर हुक्म जब वो दिल्ली में रुकी गया तो कई बात करो हो उदय सिंह जी। चंगेज खा रुक्यो, तैमूर रुक्यो, अरे ये सब तो लुटेरा है, लुटेरा। मैं बाबर के पास प्रस्ताव भेजो है कि जो दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो मैं तुरंत आगरा में धावा बोल देवाला। आप नहीं पर जब बाबर 11 बरस का था तो उसके वालिद गुजर गए और उस कच्ची उम्र में जब ज्यादातर बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसे तलवार उठानी पड़ी। वो अपना तख्त खो बैठा, फिर उसे दोबारा जीता, फिर फरगाना को हार कर उसे समरकंद आना पड़ा और वहां से काबुल। फिर भी उसे साहित्य और कला के लिए वक्त मिला। बाबर ने अपनी आप बीती बाबरनामा लिखी और ये दिलकश किताब उसकी शख्सियत को बहुत करीब से देखने का मौका देती है। बावन, हुजूर, चश्मा इस तरफ मोड़ने का हमारा फैसला सही था ना? बिल्कुल बादशाह। बादशाह, लाहौर से केलसी आया है, उसे इंतजार करने दो, पहले जश्न होने दो। चलो भाई, जनाने में भी होना। बड़ी बेइज्जती भाईजान, कहाँ रुके थे? शहर के बाहर एक देहात में एक बागीचे के लिए जगह पसंद की है। इतनी हसीन जगह है कि वक्त का भी इंसान भूल जाता है खानदान। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है भाईजान, वैसे वैसे आप भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। हाँ, मेरी ताकत अभी भी वही है। अच्छा। तुमने सुल्तान इब्राहिम लोधी का नमक खाया है। तुम्हारे वालिद और दादा भी लोधी दरबार में ऊंचे ओहदों पर थे। फिर तुम क्यों हमसे मदद चाहते हो? क्या यह आसान फरामोशी नहीं? बादशाह, सुल्तान इब्राहिम अपने सारे अमीरों पर शक करते हैं। कईयों को मार डाला गया, जिला वतन कराया गया, कैद खाने में डालकर तरह तरह की अजियतें पहुंचाई। अब वो हिंदुस्तान के बादशाह बनने लायक नहीं रहे। इसीलिए कई अमीरों ने, जिन्हें अपनी जानो अमान का खतरा है, मुझे आपके पास भेजा है। मेरे सारे साथी बेसब्री से आपके हिंदुस्तान आने की राह देख रहे हैं। हम जल्दी आपको खबर करेंगे। तब तक आप काबुल में हमारे मेहमान हैं। इज्जत अफजाई का शुक्रिया बादशाह। तरजीह, हिंदुस्तान से पहले राणा सांगा का पैगाम, और अब अफगान सरदार चाहते हैं कि हम दिल्ली पर धावा बोले। अफगानों पर तो वैसे भी यकीन नहीं करना चाहिए। हमने जब भी अपने किलों में टुकड़ियां छोड़ी, हमारे पलटने की देर थी कि अफगान सरदारों ने हमारे किलों पर कब्जा जमा लिया। पर हिंदुस्तान बेहद गर्म मुल्क है। अच्छा जी, कौन सी वाणी है? बाबा नानक की वाणी है महाराज। लाहौर में बाबर के हमले के बाद बाबर बाबर जी ने देखो बाबर की बात कर रहे हो। अन्नदाता, अब आप लोग कहीं हुए लो? आप तो बाबर से क्यों कि दिल्ली पर उनका आक्रमण करते ही आप आगरा पर आक्रमण कर दोला। अज्जा जी, ये आप लोग वचन अदा नहीं निभा सका, और जब तक गुजरात में मालवा आपने कब्जा में लिया, वो वक्त तक लोधी और बाबर ने आपस में लड़वा दी। अन्नदाता, दिल्ली और आगरा दोनों ही बाबर के कब्जे में रहे। वो आपने वास्ते चौकी बात है। अज्जा जी, आप बिहार में तीर छोड़ो। हमारा दिल्ली और आगरा बाबर के कब्जे में तो नहीं है। ये वक्त वहां की भलाई ये नहीं है कि मैं चुपचाप बैठ जाऊं और लोधी और बाबर का खेल देखूं।
मैदान में अन्नदाता। पानीपत मैदान, ठीक है। मुबारक हो बादशाह, अब तो हुमायूं भी सयाने हो गए हैं। राणा है कहाँ? अभी तक वो आगे की तरफ बढ़ा क्यों नहीं? गीदड़ लड़ाई खत्म होने की राह देखते हैं। मैं तो मजाक ही सुलेगा कर दी। मगर हमारे सिपाही बेचैन और डरे हुए हैं। बेचारे 2-3 महीनों से घरों से बाहर हैं, परदेश में, जहाँ की जुबान उनकी समझ में नहीं आती। और अब चर्चा यह है कि लोधी की फौज में 1 लाख सिपाही और 1000 लड़ाकू हाथी। कल तड़के सूरज की रोशनी फैलने से पहले हम उन दोगले मुगलों पर यलगार करेंगे। इंशाअल्लाह जो हमने फतेह हासिल की तो हम आप सबको मालामाल कर देंगे। और खुदा न खास्ता अगर हम नाकामयाब रहे तब तक आपको जितना दे चुके हैं उससे खुश रहिए। आओ हम उम्मीद कामयाबी में पैमाने उठाएं, नई फतेह के लिए। सुल्तान इब्राहिम लोधी की फौज स्याह बादलों की मानंद पहले वार पर सीधे हमारी तरफ तब तलक बढ़ती रही जब तलक कि उसने हमारी फौज के स्याह परचम को न देख लिया। फिर तो वो हमारे सामने खड़े न रह सके। हमारी फौज के गिरदावर हिस्से ने दुश्मन को पीछे से ज्यादा दबाया और ऊपर तीरों की बौछार कर दी। दरमियान में उस्ताद अली कुली ने तोप के गोलों से जमकर मुकाबला किया। दुश्मन के दाएं और बाएं हिस्से पर हमारे सिपाही ऐसे टूट पड़े कि दुश्मन ना तो लड़ पाता और ना आगे बढ़ने का रास्ता निकाल पाता। 17 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी ने हस्बे मामूल अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांटा, दाएं, बाएं और सीधे बढ़ने वाले। इब्राहिम का मुख्य उद्देश्य मुगल फौज को सीधे वार से खत्म करना था। बाबर की फौज के पास बारूद वाले हथियार थे। भारत में पहली बार बाहरी हमलावरों ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया। खुदा के कर्म इनायत से ही ये लड़ाई हमारे लिए आसान हो गई। आधे दिन में दुश्मन का सफाया कर दिया। अन्नदाता, बाबर ने घड़ी होशियारी से एक और चाल फेंकी। उन्हें समर्पित अफगान अमीरा ने आपने लोगों से भी ज्यादा सम्मान देना शुरू किया है ताकि वो लोग उनका प्रति वफादार रह सके। क्या बात अब साफ दिखा है कि बाबर का इरादा वापस काबुल जावरा नहीं, पुराना घरा लोग काबुल वापस लौट गया, पर वो जावा को नानी को नहीं लेवे। अन्नदाता, बाबर के संबंध में फैसला करना ही चाहिए।
महाराज आपने आगंतुकों को साथ दियो हो तो ये सब तो भाग्य फेर है जजी एक का मैं जिम्मेदार कोनी खैर जो हुयो सो हुयो उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं लेकिन एक बात याद रहे कि मेवाड़ी है दिल्ली वो बाबरी बपुती नहीं है राणा जी हुकम मैं भी आपको यही सलाह करवा वाला हूँ अच्छा अपन घना सारा अफगान अमीर उमरावा भी ये मंशा रखे कि दिल्ली की गद्दी पे आप ही बिराजो इनका वास्तव है बाबा का विरोध में अपन साथ देने भी राजी है बस अब ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है बाबर पे आक्रमण करने की तैयारियां करो और अन्य दाता मैंने तो उल्टे आग उगलने वाले शस्त्र की चिंता है वो हमारे तीर कमाने से ज्यादा गहरी मार करे इन शस्त्रों के साथ भी बाबर अपना वीर राजपूतों के सामने कोई नहीं टिक सके ठीक बात कही है उदय सिंह जी यह बात साफ है कि मुगलों से लड़ने वास्ते मेवाड़ के सिवाय और कोई दूसरी ताकत होनी यह लड़ाई तुम्हारे जीतनी है हर हालत में अच्छा मैं वापस काबुल जाना चाहता हूँ क्या यहाँ बहुत गर्मी है मेरी सफाई अब और नहीं रुक सकते आपने कभी नहीं कहा कि इतने लंबे अरसे तक यहाँ रुकना होगा इस वक्त जब हम राणा सांगा से लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं तुम वापस जाना चाहते हो नहीं इस वक्त हमें अपनी तमाम फौजी ताकत की जरूरत है अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो हमारे बाकी सिपाहियों का क्या होगा हम वादा करते हैं हम राणा सांगा के खिलाफ कामयाब रहे तो तुम अपने आदमियों के साथ वापस काबुल जा सकते हो तब तक अपने आदमियों से कहो कि समर करें तुम सबको इसका क्या एहसास नहीं कि हम अपने शहर और वतन से कई महीनों की दूरी पर हैं अगर हम हारे तो हम कहाँ के रहेंगे जहाँ हम परदेशियों में घिरे हैं अब इतना अच्छी तरह समझ लो हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं अगर हम जीते तो अल्लाह ही हमें कामयाबी देगा और अगर हारे तो भी अल्लाह के नाम पर शहीद हो जाएंगे गाजियों हम दोनों तरफ से महफूज हैं हम कसम खाते हैं कि आज से हमारे लिए शराब हराम है